हेलो गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट लेक्चर। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम गॉस थ्योरम। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, आज हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे और बहुत ही इजी है गॉस थ्योरम। और गॉस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हम गॉस थ्योरम की जो मेजर एप्लीकेशन वो ये है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें। किनका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सके जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस का, पॉइंट चार्जेस नहीं हो, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा हो, कोई बड़ा चार्जेस हो, तो उनका अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दैट सरफेस। ठीक है, वो जो सरफेसेस हैं या वो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए आपका कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक k/r² नहीं चलेगा। और इंटीग्रेशन से निकालना कि छोटे छोटे उसमें छोटे छोटे डी क्यू लेके करो तो वो बड़ा टफ हो जाता है। हालांकि हमने एक रिंग के केस में ये किया, ठीक है, बट वो काफ़ी टफ हो जाता है हमारे लिए। अगर वो तो चलो निकल गया, कुछ सिमेट्री निकल गई, एक ऊपर और एक नीचे निकल गया, और उसमें भी हम स्पेशल केस कर रहे हैं। अगर मतलब उसमें भी हमने स्पेशल केस किया कि भाई ये रिंग है तो आपको इसके सेंटर से ही लाइन पे, ये जो लाइन निकल रही है इस पर ही निकालना था। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे निकालोगे? टफ हो जाएगा ना। तो इसकी कुछ लिमिटेशन है जो इंटीग्रेशन करते हैं, और मतलब निकल तो जाएगा बट इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है, वैसे ही नहीं सॉल्व कर पाता। प्लस इंटीग्रेशन के साथ वेक्टर्स भी लग जाएगा तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, और गॉस थ्योरम लिख लेते हैं हम। ठीक है, गॉस थ्योरम, तो हेडिंग डाल दे जल्दी से, गॉस थ्योरम। तो गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने बोला कि अगर एक क्लोज सरफेस ले, देखिए हमेशा क्लोज सरफेस होना चाहिए, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस। ठीक है, 3 डायमेंशनल यानी 2 डायमेंशनल नहीं, 3 डायमेंशनल और क्लोज होना चाहिए, इसे कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। जैसे एक मटका है, ठीक है, तो मटका बंद होना चाहिए, उसका दरवाजा, उसका जो ऊपर जो आप प्लेट रखते हो वो प्लेट से बंद होना चाहिए। ऐसा नहीं ऊपर से ओपनिंग नहीं होनी चाहिए किसी में भी। ठीक है, कोई सी भी सरफेस हो क्लोज होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई वो स्फेरिकल हो या क्यूबॉइडल हो या कोनिकल हो, कैसे भी हो, बट ये ध्यान रखना है आपको कि कैसे होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए, क्लोज। तो उसने बोला कि अगर कोई क्लोज सरफेस लेते हैं, ये कुछ भी क्लोज सरफेस है, ठीक है, अब ये 3 डायमेंशनल है ये, ठीक है, ऐसे ही बना दिया मैंने, दिखने में 2D है, मेरे पास बोर्ड 2D है तो 2 डायमेंशनल दिख रहा है, 3 डायमेंशनल क्लोज सरफेस है। अगर मुझे निकालना है इसमें से नेट फ्लक्स कितना निकल रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रख लें, आप ये लिख सकते हैं कि आउटगोइंग फ्लक्स को हम एक नोट, गॉस थ्योरम से पहले जो आपने लास्ट नोट्स लिखे होंगे उसमें लिख लो नोट डाल के कि आउटगोइंग फ्लक्स को आपको पॉजिटिव लेना है और इनकमिंग फ्लक्स को आपको नेगेटिव लेना। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है बट हम जनरली ये लेते हैं कि जो बाहर निकल रही है, किसी से बाहर निकल रही है, किसी एरिया में से बाहर निकलती हुई फ्लक्स को, लाइंस को, अगर कोई लाइंस आ रही है आउट बाहर की तरफ निकल रही किसी सरफेस में से, जैसे एक एग्जांपल, ठीक है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ये 3 लाइंस मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, तो मुझे बताओ इनकमिंग फ्लक्स कितना है? इनकमिंग फ्लक्स है एक ही लाइन आ रही है ना, ये दोनों तो अंदर से ही बाहर निकल रही है, तो इनकमिंग फ्लक्स मान लो φ1 मैंने, फाई इनकमिंग कितना है? 1। अब इसको प्लस लूँगा या माइनस लूँगा, तो याद रखें इनकमिंग को आपको नेगेटिव ले लेना है, तो -1। और अगर मैं पूछूँ आउटगोइंग फ्लक्स कितना है, तो फाई आउट कितनी निकल रही है बाहर, यहाँ पे 1 2 3, तो इसको 3 लिख दूंगा बट प्लस। और अगर मैं बोलूँ फाई नेट टोटल फ्लक्स कितना है इस सरफेस में से, तो फाई नेट कितना हो जाएगा, तो 3 और -1, 3 + -1 यानी टोटल 2। ठीक है, 3 लाइन बाहर निकल रही है, 1 लाइन अंदर आ रही है, तो टोटल 2 लाइन बाहर निकल रही है। ठीक है, नेट कितना हो गया, 2। तो आपको 2 का फ्लक्स हो गया। अगर माइनस में आता है यानी लाइन्स अंदर ज़्यादा आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब गॉस थ्योरम लिख लेते हैं, ये आप उतार लेना, ये डायग्राम जो है पीछे रिवाइंड करके ये उतार लेना, इनकमिंग फ्लक्स को पॉजिटिव नेगेटिव और आउटगोइंग फ्लक्स को पॉजिटिव। अब गॉस थ्योरम लिखें, तो गॉस थ्योरम क्या है, तो लिखें लिखो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, according to Gauss theorem, net flux
through a closed surface is 1 upon epsilon naught times of total charge enclosed in it बहुत ही लल्लू सा, ठीक है, कि अगर आपने क्लोज सरफेस ली हुई है, ठीक है, इसके अंदर Q1 Q2 प्लस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस Q3 Q4 माइनस Q5 ये दिया हुआ एक क्लोज सरफेस है, कुछ चार्जेस अंदर हैं कुछ चार्जेस बाहर हैं। तो अगर मुझे निकालना है कि इस क्लोज सरफेस में से फ्लक्स कितना निकलेगा तो मैं निकाल सकता हूँ। इसका जो फ्लक्स होगा Fi जो टोटल होगा नेट फ्लक्स वो कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी इसके इनक्लोज्ड होगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, सिंपल यही, ठीक है, समझ में आया। यानी अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, इसका फ्लक्स निकालना है तो इसका फ्लक्स कितना हो जाएगा, चार्ज इनक्लोज्ड कितना है, ठीक है, Q इनक्लोज्ड हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, समझ में आ रहा है कि इतना फ्लक्स निकलेगा। अब एक चीज़ अगर आपने उसको उतार लिया कॉपी कर लिया तो एक चीज़ मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको याद दिलाता हूँ, मैं मिटा रहा हूँ अभी, ठीक है, कॉपी कर लें सब, ठीक है, चलो। तो एक चीज़ मैं आपको याद दिला रहा हूँ यहाँ पे, वो क्या है, मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की एक प्रॉपर्टी कराई थी और मैंने बोला था कि अगर कोई 1 कूलम का चार्ज होता है तो उसमें से कितनी लाइंस निकलती है, याद है क्या आपको? मैंने बोला था उसमें से 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट लाइंस निकलती है, कुछ ऐसा लिखाया था मैंने। तो क्यों लिखाया था भाई, लाइंस निकलना मतलब फ्लक्स निकलना। अब इसमें से कितनी लाइंस निकलेगी, तो 1 अपॉन, अब क्यू कितना है, 1 कूलम में क्यू की वैल्यू 1 डाल देंगे तो इतना आ गया, ठीक है। अच्छा, कई लोग बोलेंगे यार सरफेस पे डिपेंड नहीं करेगा फ्लक्स, तो सरफेस पे डिपेंड करता है कि भाई बताओ कि मैंने ये क्लोज सरफेस लिया, इसके अंदर 2 कूलम है, और एक ये बड़ा सरफेस लिया और इसके अंदर 2 कूलम है, तो क्या दोनों का फ्लक्स सेम होगा? हाँ, फ्लक्स सेम होगा। फ्लक्स क्या है, लाइंस निकलना ना भाई, ये कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएगी। 2 कूलम का चार्ज, मान लो 2 कूलम का चार्ज, वैसे तो हमको पता है कितना बनाता है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मान लो 50 लाइंस निकलती है इसमें से, ठीक है, ये मैं सारी तो नहीं बना सकता, मान लो कितनी लाइंस निकलती है 50। तो बताओ इस सरफेस का फ्लक्स कितना होगा, 50 होगा ना, 50 लाइन इसमें से बाहर निकलेगी। अब जब 2 कूलम का चार्ज है तो 50 लाइन बाहर निकलेगी, क्या इस एरिया से भी 50 ही निकलेगा क्या? अरे जब इसमें से 50 निकलेगी, चाहे कितना ही बड़ा एरिया ले लो, फ्लक्स तो 50 ही निकलेगा ना बाहर, ठीक है। आपको इसको कोई मैटर नहीं करता ना भाई, एक आपने कोई एक बंदूक ली, ठीक है, जिसमें से 6 गोलियां निकलती है। अब चाहे आप उसको छोटे कमरे में चलाओ चाहे बड़े कमरे में चलाओ, गोलियां तो 6 ही निकलेगी ना, ठीक है। ऐसे थोड़ी आप उससे 12 गोलियां, बड़े कमरे में ज़्यादा गोलियां चल जाएंगी। सेम वही चीज़, अगर यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है तो 2 कूलम का चार्ज को एरिया बस उसके अंदर होना चाहिए, सारा का सारा, जगह खाली छोड़ मत देना। जैसे इनक्लोज नहीं होता, हल्की सी जगह खुली होती तो लाइंस कम हो जाती ना, इसलिए सिर्फ इतना सा पोर्शन, मान लो इधर आपने छेद कर दिया आप, तो फिर आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। अगर क्लोज लिया है तो एरिया से डिपेंड ही नहीं करता, चाहे कितना ही बड़ा एरिया लो, कितना ही छोटा एरिया लो, एरिया पे डिपेंड नहीं करता, बस चार्ज अंदर कितना है, समझ में आ रहा है। चाहे आपने एक पूरा बहुत बड़ा अर्थ जितना स्फीयर ले लिया, एक छोटा सा मटका ले लिया, अगर अर्थ जैसे स्फीयर के अंदर 2 कूलम चार्ज रखा है, एक मटके के अंदर 2 कूलम चार्ज रखा है, दोनों का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम होगा। आप ये मत सोचना कि फ्लक्स का फॉर्मूला तो मैंने बताया था E इंटू ए, एरिया बढ़ जाएगा तो फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। क्यों नहीं होगा, फॉर्मूला यही लग रहा है बट इसलिए नहीं होगा क्योंकि लाइंस तो 2 कूलम से जितनी निकलनी उतनी निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वीक हो जाएगी। आप खुद सोचो, मटका है, ये मान लो +2 कूलम है और ये मटका रखा हुआ है, अब मटके से ये जो लाइंस निकल रही है r डिस्टेंस, ये r डिस्टेंस पे यहाँ पे E की वैल्यू कुछ होगी, ठीक है। चलो इसका एरिया तो कम है,
बट ई की वैल्यू कुछ होगी। अर्थ के लिए तो ई की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना भाई, अर्थ का आर तो बहुत ज़्यादा है, तो अर्थ के सरफेस तक पहुँचते पहुँचते इस सरफेस पे यहाँ पे ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ही कम। अब एरिया बढ़ भी जाएगा, एरिया बढ़ भी गया, ई कम हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो तब भी कांस्टेंट ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या भाई, यहाँ पे एरिया कम था तो ई ज़्यादा था, दोनों का मल्टीप्लिकेशन फ्लक्स वही फ्लक्स होगा, और यहाँ पे ई कम है एरिया ज़्यादा है तो भी मल्टीप्लिकेशन वही होगा, यानी फ्लक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी सोचो तो यार, जब जितनी लाइंस 2 कूलम से इतने क्लोज सरफेस में से निकलेगी, उतना ही चाहे कितना ही बड़ा क्लोज सरफेस लो या किसी शेप का लो, शेप पे भी डिपेंड नहीं करेगा। कहीं बोलेंगे यार आपने टेढ़ा मेढ़ा बनाया, अगर क्यूबॉइड लेता है, इसको क्यूबॉइड के अंदर डालता तब भी वही 50 आता है इसका फ्लक्स, क्यूब के अंदर डालता तब भी 50 आता, ठीक है। कोन के अंदर डालता, क्लोज्ड कोन होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लोज सिलेंडर होना चाहिए। जब ऐसे करके करूँगा तो सेम ही फ्लक्स होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। गॉस थ्योरम समझ में आ गई, ये गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक तो ये ध्यान रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको, वो ये कि गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होते हैं। कहीं से भी अगर सरफेस ओपन हो गई तो फिर आप नहीं लगा पाओगे। ओपन हो गई तो कुछ लाइंस बाहर निकल जाएंगी ना, आपने तो ये बोला कि जितनी भी लाइन्स है टोटल लाइन्स ही बता देता हूँ, तो ओपन लाइन्स होनी चाहिए, ठीक है। चलो गॉस थ्योरम का प्रूफ करते हैं हम, अब इसको प्रूफ निकालेंगे। अब इसका प्रूफ बड़ा इजी है, ठीक है। इस प्रूफ में हम मान के चलेंगे हमको प्लस क्यू की वजह से आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लेते हैं, हमने एक पॉइंट चार्ज ले लिया प्लस क्यू, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि भाई, और मैंने क्या लिया, एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, एक स्फीयर बना दिया, आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया, ठीक है, आर रेडियस का एक स्फीयर बना दिया, और मुझे प्रूव करना है कि इस स्फीयर में से फ्लक्स कितना होगा, कितना होना चाहिए, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकालना मुझे, ये होगा ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट प्लस Q इज अ पॉइंट चार्ज एंड we take a sphere of radius small r, ठीक है। हमने एक स्फीयर ले लिया, कितने रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का, ठीक है, स्मॉल आर रेडियस का आपने एक स्फीयर ले लिया, ओके। अब हमको क्या प्रूफ करना है, we have to find out flux of the sphere and it should be equal to कितने, किसके बराबर होना चाहिए, इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, इसके बराबर होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है। अब देखो क्या किया हमने, ये स्फीयर बना देना आप। अब क्या मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है क्या, पता है, कितनी होती है, इस बाहर की तरफ हो गया, और मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई, KQ अपॉन आर स्क्वायर, इतना होगा ना, इतना होगा। अब फ्लक्स तो मुझे इस पूरी सरफेस का निकालना है, बट मैं निकाल नहीं सकता पूरी सरफेस का, एक मुझे यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, एक तरीका करते हैं, पहले एक छोटे से पोर्शन का निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ, ये इतना सा पोर्शन, जिसको या तो आप DA लिख लोगे या DS लिख लेंगे, ठीक है। कहीं कोई टीचर DS यूज़ करता है या किसी बुक में DS लिखा रहता है, या कोई टीचर DA यूज़ करता है, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। चलो DA लिख लिया मैंने, तो अपने एक छोटा सा एरिया ले लिया DA, और DA की डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, इसी डायरेक्शन में होगी, DA परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस के, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में थीटा कितना होगा, ठीक है, 0, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे कितना होगा, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो अब मैं d फाई निकाल देता हूँ, छोटा सा फ्लक्स इस DA एरिया का, तो d फाई कितना हो जाएगा, d फाई हो जाएगा E डॉट DA, ये हो जाएगा E डॉट DA, यानी E का मैग्नीट्यूड इंटू DA का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ठीक है। E का मैग्नीट्यूड ये लिख लिया, KQ बाय
आर स्क्वायर, डी ए को डी ए ही रखा, और कॉस ज़ीरो कितना होता है 1, तो डी फाई कितना आ गया, तो डी फाई आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। ठीक है, ये डी फाई निकाल लिया हमने। ठीक है, बट निकालना तो मुझे फाई है, तो फाई निकालना है तो मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। फाई कैसे निकलेगा, फाई निकलेगा डी फाई के इंटीग्रेशन से, और डी फाई क्या है, डी फाई का क्लोज इंटीग्रेशन, पूरी क्लोज सरफेस का निकालना है, और डी फाई क्या है, डी फाई है के क्यू बाय आर स्क्वायर डी ए का क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो चलो फाई कितना हो जाएगा, अब के क्यू बाय आर स्क्वायर सब बाहर आ जाएगा, के, अच्छा के को ये लिख दूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह मैंने क्यू ही लिखा, आर स्क्वायर और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए। अब बताओ डी ए 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 पूरे डी ए को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, डी ए का इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, इस स्फेयर का एरिया, और इस स्फेयर का एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही लल्लू सा, बहुत ही चिंटू सा डेरिवेशन है, आराम से हो गया। देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से 4 पाई निकल गया, तो फाई इक्वल्स टू कितना आ गया, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हैंस प्रूफ। ठीक है, बहुत ही ईजी था, कुछ नहीं किया हमने, वापस से देख लो जल्दी से। यहाँ पे हमने छोटा सा एरिया लिया, इस छोटे से एरिया का मैंने डी फाई निकाल दिया, छोटा सा फ्लक्स निकाल दिया, क्या होगा, जो भी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनटू ये छोटा सा एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ये तो हमको पता था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, एरिया डी ए और कॉस थीटा या कॉस फाई जो भी बोलो, कॉस थीटा ले लिया, थीटा यहाँ पे जीरो था, दोनों के बीच में एंगल कुछ था नहीं। ठीक है, जीरो एंगल था, जीरो डाल दिया, के क्यू आर स्क्वायर डी ए। ये तो छोटा सा फ्लक्स है, पूरा फ्लक्स कितना होगा, पूरे फ्लक्स के लिए मैंने इसको क्लोज, ये फाई नहीं है, क्लोज इंटीग्रेशन, ये फाई मत बना देना, ये इंटीग्रेशन है, क्लोज इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रेशन किया और फाइनली के क्यू बाय आर स्क्वायर तो बाहर आ गया, के की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, डी ए का इंटीग्रेशन इस पूरे डी ए पूरे को इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर, जैसे कल उस रिंग का किया था ना क्लोज इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो 2 पाई आर आ गया था रिंग वाले केस में, डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स वो रिंग थी हमारे पास, तो छोटे छोटे डी एक्स, तो ये इसका क्या पेरीमीटर दे दिया था, सर्कमफ्रेंस दे दिया था। ठीक है, यहाँ पे क्या दे देगा, इसका सरफेस एरिया दे देगा, वॉल्यूम देगा, सरफेस एरिया देगा, सरफेस एरिया, सर्फ एरियाज को ऐड करोगे सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया और ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया, यही है हमारे गॉस थ्योरम का बहुत ही सिंपल सा प्रूफ। चलो, तो प्रूफ करने के बाद अब एप्लीकेशन देखते हैं गॉस थ्योरम की। गॉस थ्योरम के लिए मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, अब एप्लीकेशन देखेंगे गॉस थ्योरम की। यही गॉस थ्योरम थी, बहुत ही सिंपल, और इसको प्रूफ भी कर दिया हमने, पॉइंट चार्ज की हेल्प से प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए ध्यान दें। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास में तक आपका शायद चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। एक क्लास और लगेगी, आज की क्लास और कल की क्लास, और मे भी अगर थोड़ा सा टाइम मुझे एक्स्ट्रा लग गया, कोई चीज़ मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी, तो मे भी एक क्लास और, ठीक है, मैक्सिमम, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हेडिंग डालें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन यही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से भी निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब भी एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो स्टेप्स लिखा देता हूँ मैं। जब भी जिस भी चार्ज जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वजह से जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी तो उसके लिए हम ना एक 4 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप, तो लिखो स्टेप्स, हेडिंग डालो इसमें, अभी एप्लीकेशन बाद में स्टार्ट करेंगे। स्टेप्स टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड with the help of
गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम की हेल्प से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके लिए 4 स्टेप में आपको करना है और बहुत ही ईजी है। देखो बहुत ईजी है, ध्यान दे लोगे, अगर एक बार समझ में आ गया ना सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसमें जो काम है ना वो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप का ही है सबसे इंपॉर्टेंट, उसके आगे वाले स्टेप्स इतने टफ नहीं है, फर्स्ट स्टेप सबसे टफ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। सबसे पहले जब भी आपको निकालना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। तो सबसे पहले आपको एक गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, तो इस टाइप की एक क्लोज सरफेस बनाएगी। गॉसियन सरफेस क्या होगी, अ क्लोज्ड सरफेस। पहले तो क्लोज सरफेस होनी चाहिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ऐसी होनी चाहिए, इस टाइप से बनाएंगे कि वो सूटेबल हो हमारे लिए, ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। सूटेबल किस हिसाब से हो कि हम उसका ना, उस सरफेस का ना फ्लक्स निकाल पाएँ ईजिली। अब फ्लक्स निकालना थोड़ा टफ टास्क हो जाता है क्योंकि वो पहले डी निकालना होता है और डी को इंटीग्रेट करना होता है। तो जो भी 4-5 केसेस जिनके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जिनकी वजह से, तो उसके लिए ऐसी सरफेस बनाएंगे जिसका, जैसे अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हमने स्फीयर का, बड़ा ईजी था निकालना, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अभी निकालना इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज था, मैंने क्या बनाया, एक स्फीयर बनाया। इस स्फीयर से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ पे मैंने स्फीयर इसलिए बनाया क्लोज सरफेस में, क्यूबॉइड से क्यों नहीं कर सकता था। क्यूबॉइड के केस में भी तो Q/ε0 ही आंसर आता, बट मुझे इंटीग्रेट उसका फ्लक्स निकालना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता। अगर मैं वही पिछला वाला जो अभी प्रूफ देखा, ये +Q जो चार्ज था, मैं यहाँ पे क्यूबॉइड बना देता, तो भाई ये मैं प्रूफ नहीं कर पाता। हालांकि आएगा इसमें भी वही चीज़, बट मेरे लिए टफ है। क्यों, यहाँ डिस्टेंस अलग है R1, इधर डिस्टेंस अलग है R2, इधर डिस्टेंस अलग है R3, हर पॉइंट पर डिस्टेंस अलग है, तो d5 भी अलग अलग टाइप के होंगे, इंटीग्रेट करने में भी। दूसरा चीज़ देखो, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और dA की डायरेक्शन भी ये, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा कितना हो गया दोनों के बीच में, 0। अब यहाँ देखो, इस जगह पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये और थीटा की डायरेक्शन तो ये, और dA की डायरेक्शन ये। dA तो परपेंडिकुलर होगा ना सरफेस के, और E तो इधर की तरफ जा रहा है, अभी तो कुछ थीटा आ गया, तो बड़ा टफ हो गया। इधर फ्लक्स d5 अलग आएगा, इधर d5 अलग आएगा, इधर d5 अलग आएगा, इधर d5 अलग आएगा। जब वो छोटे छोटे d5 भी अलग अलग आने लग जाएंगे तो उनका एडिशन करने में भी टफ हो जाएगा ना। क्यों अलग अलग आएगा, पहली चीज़ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग है हर पॉइंट पे। देखो इधर डिस्टेंस अलग है, इधर डिस्टेंस अलग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी ना। इधर KQ/R1 हो जाएगा, एक का स्क्वायर होगा, इधर KQ/R2 का स्क्वायर होगा, तो R ही चेंज हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी पहले तो फ्लक्स निकालने में। चलो dA तो सब आपने इक्वल लिया है, एरिया तो फिर भी इक्वल है, बट पहली तो E चेंज हो गया। क्यों, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, d5 का फॉर्मूला क्या होगा, EA और cos थीटा ये होगा। तो E ही सबसे पहले तो सारी हर पोजीशन में डिफरेंट आ रहा है। दूसरा cos थीटा भी अलग अलग आ रहा है, थीटा की वैल्यू भी अलग अलग है। चलो A तो चलो सबका dA आ जाएगा, ठीक है, dA, A की जगह यहाँ पर dA लिख दो, dA तो सेम है बट दिक्कत कर देगा, तो इसका इंटीग्रेशन करना टफ हो जाएगा। तो हमेशा, क्योंकि मुझे अगर फ्लक्स निकालना है तो इस टाइप की कुछ सरफेस बनाऊंगा जिससे मुझे ईजिली मैं फ्लक्स निकाल पाऊँ। अब अभी प्रैक्टिस करते करते आपको वो, अभी स्टार्टिंग में लगेगा कैसी सरफेस ले ली, मैं लूँगा सरफेसेस, ठीक है, अलग अलग केस में अलग अलग, बट कुछ टाइम बाद आपको याद हो जाएंगी किस वाले केस में क्या सरफेस लेनी है, ठीक है, याद कर लेनी है। वैसे तो सोच के भी निकाल सकते हैं, बट क्या होता है जनरली हमारा ऐसा अचानक से दिमाग काम नहीं करता है, तो ऐसे सोच के नहीं बैठेंगे, हमको याद रखना पड़ेगा। इस वाले केस में जब इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो कैसी गॉसियन सरफेस लेनी है, ठीक है, गॉसियन सरफेस लेना सबसे इंपॉर्टेंट केस है सबसे पहला, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस क्या होगी, एक क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, जिसमें हम इजीली थीटा रख सकें, थीटा निकल सके, जिसमें जैसे वो स्फीयर लिया तो हर केस में देखो स्फीयर में क्या फ़ायदा था, स्फीयर में इसलिए फ़ायदा था कि अगर ये +Q रखा हुआ था तो देखो जब इधर पॉइंट पे देखा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में और dA भी इस डायरेक्शन में। अच्छा, क्या ये भी R है और ये भी R है, दोनों R ही है ना, तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ पे होगा। और क्या यहाँ पे भी परपेंडिकुलर तो ये बनेगा, dA की और E के बीच का एंगल 0 ही होगा।
अगर मैं यहाँ लेता हूँ तो ये ई की डायरेक्शन और ये डी ए की डायरेक्शन, अभी भी एंगल 0 है। दूसरा क्या, इधर भी ये भी आर डिस्टेंस ही है, यानी आर डिस्टेंस सेम है, तो ई की वैल्यू यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, कहीं पे भी लो ई की वैल्यू सेम आएगी। इसलिए स्फीयर लेना हमारे लिए क्या हो गया, ईजी हो गया। ठीक है, अगर मैं स्फीयर नहीं लेता, वो जो मैंने पीछे क्यूबॉइड लिया था, तो मेरे लिए टफ हो जाता आंसर। तब भी अगर मैं इंटीग्रेट करके निकालता तो आंसर तो वही आता क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट मेरे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मैं पहुंच ही नहीं पाता वहां तक। समझ में आ रहा है क्या, कि मैं कर नहीं पाता, मगर वो मेरे से जो मुझ जैसा या आप जैसा जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उसको इतना खतरनाक सा इंटीग्रेशन या वो जो एडिशन है ना, वो सब वो नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमारे लिए सही रहेगा कि एक अच्छा सा गॉसियन सरफेस ढूंढें। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इंपॉर्टेंट है। गॉसियन सरफेस, तो सबसे पहले एक क्लोज्ड गॉसियन नाम उसको बोल दिया, सरफेस है, नॉर्मली क्लोज सरफेस ही लेना है, क्योंकि गॉस थ्योरम में हेल्प में आ रहा है, तो इसलिए उसको गॉसियन सरफेस कह देते हैं। ठीक है, तो ये मत सोचना गॉसियन सरफेस क्या है, गॉसियन सरफेस एक सरफेस ही है, क्लोज सरफेस। ठीक है, बट क्योंकि वो गॉस थ्योरम को यूज़ करने, इसलिए उसका नाम गॉसियन सरफेस बोल दिया। वो स्फीयर हो जाएगा। किसी केस में देखेंगे तो हम उसको एक सिलेंडर ले लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जनरली स्फीयर और सिलेंडर दो ही लेना है हमको, जो भी केसेस होंगे उनमें सिर्फ दो ही होंगे, या तो सिलेंडर बनाएंगे या स्फीयर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी अ क्लोज सरफेस सूटेबल फॉर फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, ऐसी क्लोज सरफेस लेंगे जिससे हम इजीली उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकें उस सरफेस का। ठीक है, ऐसी लेंगे। अच्छा चलो नेक्स्ट। अब जब हमने पहले कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो अब क्या निकालना है, सिंपल सी चीज़, अब फ्लक्स निकालना है। जब मैंने बोला ये सरफेस ले लिया, सरफेस को लेने के बाद क्या करना है, फ्लक्स निकालना है। देन फाइंड फाई क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए का क्लोज इंटीग्रल, ये निकालना है आपको। फ्लक्स निकाल दो उसका। ठीक है, निकालना काम हमारा ए का है, बट पहले फ्लक्स फाई निकाल लो उस सरफेस का। फाई निकाल दिया। देन थर्ड, फाइंड क्यू इनक्लोज, फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड। चार्ज इनक्लोज मतलब क्यू इनक्लोज, उसके अंदर जो सरफेस हमने बनाई ना, उसके अंदर चार्ज कितना है वो निकाल लो। बहुत ही सिंपल सा, पहले गॉसियन सरफेस बना दिया, सरफेस बना के उसका फ्लक्स निकाल दो। सरफेस भी ऐसा लेना कि फ्लक्स इजीली निकल जाए, ये नहीं इजीली निकल जाए। ये जब इजीली निकल गया तो थर्ड काम क्या करो, चार्ज निकाल लो सरफेस के अंदर का। ठीक है, चार्ज कितना है। चार्ज निकलने के बाद फोर्थ स्टेप, फोर्थ एंड फाइनल स्टेप, बहुत ही ईजी सा स्टेप। और फाइनल स्टेप क्या निकालना है, अप्लाई गॉस थ्योरम। बस अप्लाई गॉस थ्योरम। तो अप्लाई गॉस थ्योरम में क्या है, जो यहाँ से निकला होगा फाई, उसको बराबर कर दो यहाँ से जो क्यू इनक्लोज निकला होगा, इधर पुट कर दो। ठीक है, समझ में आया क्या। ये वाली चीज़ तो यहाँ अप्लाई गॉस थ्योरम में ये पुट कर दो, और ये यहाँ निकली होगी यहाँ पुट कर दो, ये तो कांस्टेंट रख ही देना। और फिर देखना आपका ई निकल जाएगा। ठीक है, देखना ई जादू से निकल जाएगा। बस यही करना, ये 4 स्टेप याद हो गए। 4 स्टेप, फर्स्ट कंस्ट्रक्ट गॉसियन सरफेस, सेकंड आपको फ्लक्स निकाल देना, फाई निकाल देना, ई डॉट डी एस का क्लोज इंटीग्रल, थर्ड क्यू इनक्लोज निकाल देना, फोर्थ अप्लाई कर दो गॉस थ्योरम को, क्यू इनक्लोज की जगह, और जो फ्लक्स निकाला उसको फ्लक्स की जगह। ठीक है, बस आ जाएगा, बहुत ही ईजी है इससे। चलो, तो आज एक एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, या 2 एप्लीकेशन देखते हैं, दो एप्लीकेशन करते हैं आज। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में बची हुई 3 एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, चलें तो फर्स्ट कर लेते हैं। मिटा दूं मैं, समझ में आ गया 4 स्टेप। चलो, तो फर्स्ट निकालेंगे पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। वैसे तो आपको पता है वो कितनी होती है, KQ/R², बट अभी मैं नहीं जानता। मान लो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा ही नहीं, और हमको पता ही नहीं कि पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ही बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलो इस बार पूरा लिख लेता हूँ जब ध्यान आ जाता। तो इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।
एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, सिंपल। चलो ले लो, पहले तो डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया प्लस क्यू, ये पॉइंट चार्ज और मुझे यहाँ से आर डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कितनी होगी? के क्यू बाय आर स्क्वायर, इतनी होगी ना, वो मेरे को निकालना है आज। ये मेरे को पता नहीं है के क्यू बाय आर स्क्वायर, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो ई मानता हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो करते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहला काम क्या करना था? कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सरफेस। तो इस केस में हम गॉसियन सरफेस क्या बनाएंगे? एक स्फीयर बना देंगे। ठीक है, ऑफ रेडियस आर। जितने डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उतनी डिस्टेंस को रेडियस बना के एक स्फीयर बना दो। तो लिख लें कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन स्फीयर। अब इसका नाम क्या हो गया? इस जो सरफेस है गॉसियन स्फीयर। ठीक है, गॉसियन सरफेस का नाम क्या हो गया? गॉसियन स्फीयर ऑफ रेडियस आर। आर रेडियस का बना दिया। ठीक है, चलो अब क्या निकालना है हमको? सेकंड क्या निकालना है? फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालना है, इस पॉइंट पे निकाल दो सबसे पहले। तो इस पॉइंट पे ये छोटा सा मैंने डी ए ले लिया, या डी, ठीक है, ये डी ए ले लिया। डी ए की डायरेक्शन क्या होगी? ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होती है? अभी हमको ये पता है कि पॉइंट चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। वैल्यू नहीं पता, बट ये तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में जाती है, रेडियली आउटवर्ड जाती है। तो यहाँ पे थीटा कितना है दोनों के बीच में? 0 डिग्री। ठीक है, तो चलो, तो सेकंड हम लगाते हैं। सेकंड चीज़ क्या निकालते हैं? फ्लक्स निकालते हैं। तो पहले डी फाई निकालते हैं। तो बताओ डी फाई कितना हो जाएगा? डी फाई का फॉर्मूला क्या है? ई डॉट डी ए। ठीक है, ई का मैग्नीट्यूड, डी ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो मैं वेक्टर लगा के मॉड नहीं लगा रहा, मैं सिंपल ई डी ए लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ई डी ए कॉस 0 यानी कितना हो गया? ई डी ए। ठीक है, ई डी ए तो हो गया डी फाई। बट मुझे तो डी फाई थोड़ी चाहिए, मुझे तो फाई चाहिए। फाई का फॉर्मूला क्या होता है? डी फाई को इंटीग्रेट कर दो। डी फाई को इंटीग्रेट कर दो यानी ई डी ए को इंटीग्रेट कर दो। ई डी ए को इंटीग्रेट कर दो मतलब ई तो कांस्टेंट है ना हर जगह पे। देखो यहाँ पे भी ई वही है, यहाँ पे भी ई वही है। तो ई जो चीज़ कांस्टेंट होती है इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाती है। ठीक है, तो ई तो बाहर आ गई और क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। अब डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए सबका क्लोज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो फाई इनक्लोज कितना आ गया मेरे पास? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट भी हो गया। 2 पार्ट कर लिए ना हमने। पहला तो ये सिंपल सा कंस्ट्रक्ट करना था गॉसियन सरफेस और वो हमने गॉसियन स्फीयर बना दिया। दूसरा हमने ये फ्लक्स निकाल दिया। ये धीरे धीरे आपको बहुत ही ईजी लग जाएगा, लल्लू लग जाएगा। सबसे ईजी चैप्टर मानते हैं क्योंकि एक तो हर बार रिवीजन में, क्योंकि पहला चैप्टर बार बार पढ़ा जाता है। ठीक है, और वैसे भी ईजी है। ठीक है, चलो, और 12th की पढ़ाई तो वैसे ही ईजी है कंपेरेटिवली 11th। मिटा दूँ? चलो थर्ड केस। तो मैं इधर लिख लेता हूँ आपके लिए कि सेकंड केस से मेरे पास फ्लक्स कितना आ गया। वैसे तो आपकी कॉपीज़ में तो लिखा ही होगा, बट मैं मेरे लिए लिख लेता हूँ, वैसे तो मुझे ध्यान है फिर भी। तो मेरे पास जो फ्लक्स आया वो कितना आ गया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये मेरे पास सेकंड केस से आ गया। थर्ड क्या निकालना था? क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना है बताओ? इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है? यही है बस, प्लस क्यू। इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज आ रहा है? प्लस क्यू आ रहा है ना, तो प्लस क्यू ले लो। क्यू इनक्लोज कितना है? प्लस क्यू। हो गया थर्ड केस भी। अब आ जाता है फोर्थ केस में। फोर्थ क्या है? अप्लाई गॉस लॉ। ठीक है, अप्लाई गॉस लॉ, गॉस लॉ, गॉस थ्योरम। ठीक है, और क्या होता है गॉस लॉ? पहले लिखो, फाई इक्वल्स टू क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई कितना आया? ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और क्यू इनक्लोज कितना है? क्यू इनक्लोज है प्लस क्यू। ठीक है, और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे ई निकालना है तो ई को अकेला छोड़ दो और बाकी चीज़ को नीचे ले जाओ। ई निकालना है ना, तो ई को तो अकेला छोड़ दो और बाकी चीज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें भी एक काम कर देता हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज दिया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या है? के। तो ई इक्वल्स टू क्या आ गया? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बहुत ही लल्लू सा था,
बहुत ही चिंटू सा था, ठीक है, हो जाना चाहिए था आपसे, और प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा यार कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हम। जब प्रूफ किया था तो हमने, जब प्रूफ में भी यही लिया था पॉइंट चार्ज, जब प्रूफ किया था हमने गॉस थ्योरम, तब मैंने बोला मुझे पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q/r² होता है। बट जब इसको प्रूफ कर रहे होंगे तब मैं वो नहीं जानता, क्योंकि मेरे को लाना ही है, ठीक है। तो दोनों उल्टे हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जब गॉस थ्योरम का प्रूफ कर रहे होते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं यहाँ पे KQ/r² होता है, और जब गॉस थ्योरम की हेल्प से निकालते तो हम नहीं जानते, फिर हम गॉस थ्योरम जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई, फॉर्मूला भी याद हो गया, पता ही था। अब नेक्स्ट, ठीक है, और ये लास्ट एप्लीकेशन होगी आज की, फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तरीका तो आप सीख ही गए हो, तो मेरे ख्याल से किसी भी मेथड में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो देखो सेकंड डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ चार्ज्ड वायर, ठीक है। एक चार्ज्ड वायर है हमारे पास, कितनी लेंथ का, इनफाइनाइट, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज कर दिया इसको, ठीक है। और मुझे इसका क्यों नहीं दे रखा, क्यों इतना इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसका क्यों नहीं दे रखा है, इसका मेरे को क्या दे रखा है, लैम्डा, चार्ज डेंसिटी दे रखा है। लैम्डा क्या है इसकी, चार्ज डेंसिटी, बताया था ना, डेंसिटी चार्ज पर यूनिट मीटर, ये दे रखा है। और मुझे क्या बताना है, इससे r डिस्टेंस दूर बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ठीक है। मैंने बताया था ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालने बताई थी, कंगे जैसी निकलती है इसमें से, मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, अगर प्लस 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 चार्ज है तो ऐसी लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में तो पता होना चाहिए इस थ्योरम के लिए आपको, नहीं तो फिर आप वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे बता पाओगे। और कुछ कर्लिंग इफेक्ट भी बताया था मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ बताया था, ठीक है, याद करना, एंड्स में कर्लिंग इफेक्ट होता है, मुड़ जाती है। बट ये तो इनफाइनाइट लेंथ का है, यहाँ पे कहीं कर्लिंग इफेक्ट नहीं होगा, हमेशा बाहर निकलेंगी। अब मैं पहले तो आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले तो बाहर की तरफ होगी, कंगा निकलेगा ना, कंगे की तरफ बाहर की तरफ होगी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो लिख लो λ/2πε0 r, ठीक है। अगर ये r डिस्टेंस दे रखी है आपको तो ये फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे हमको, क्या लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, क्यों नहीं दे रखा आपको इसका, ठीक है। λ/2πε0 r, λ/2πε0 r याद हो जाना चाहिए आपको, ठीक है। किस की वजह से याद हो गया अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो याद, एक तो पॉइंट चार्ज की वजह से, प्लस क्यू की वजह से। r डिस्टेंस में कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, बताओ, KQ/r²। मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ मैं, बार बार ये सब चीज़ नहीं करूँगा, ठीक है। ये डाइपोल है, ठीक है, इससे बताओ इधर कितनी होगी r डिस्टेंस दूर, तो 2kp/r³। और यहाँ कितनी होगी r डिस्टेंस दूर, तो यहाँ होगा kp/r³, ठीक है। इक्वेटोरियल ही है, ऊपर लिखूँ या नीचे लिखूँ। और यहाँ r डिस्टेंस दूर जो थीटा एंगल बना रही है, यहाँ कितनी होगी, तो मैंने बताया था kp/r³ √1 + 3 cos² थीटा, ठीक है। ये तो फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। दो की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको समझ में आ गई। इस दो में भी 3 केस थे, तीनों केस समझ लिए हमने। थर्ड मैंने बताया आपको, एक रिंग लिया r डिस्टेंस दूर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो मैंने बताया था KQ, अगर ये r डिस्टेंस, इसको x ले लेते हैं और इसको r ले लेते हैं, तो KQx/r² + x² की पावर 3/2, ठीक है, याद हो गया ये थर्ड। चलो फोर्थ, अभी जो बताया, इन्फिनाइट लेंथ का चार्ज्ड वायर है। फोर्थ याद रखें, इन्फिनाइट लेंथ का चार्ज वायर है, r डिस्टेंस दूर, और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा दे रखी है, तो ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा r डिस्टेंस दूर, तो याद रखें λ/2πε0 r, λ/2πε0 r। जितने फॉर्मूले आपको याद रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, डेरिवेशंस तो अलग चीज़ है। तो मैंने आपको 4 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, या चार्ज जैसे भी चार्जेस रखे हुए हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया। एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक डाइपोल जिसमें 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं,
और डाइपोल की वजह से एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे और कोई भी जनरल पॉइंट पे। 3 फॉर्मूले इधर हो गए। एक मैंने आपको बता दिया रिंग की वजह से KQX/R² प्लस x² की पावर 3/2, और चौथा आपको एक इन्फिनाइट लेंथ का एक वायर है उसकी वजह से λ/2πε0r। ठीक है, अब ये वाला डिराइव करते हैं। चलो डेरिवेशन पे आ जाते हैं। चलो डेरिवेशन में सबसे पहला पार्ट डेरिवेशन में गॉसियन सरफेस। अब देखो गॉसियन सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिलेंडर बनाएंगे, यहाँ स्फेयर नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? अब स्फेयर में दिक्कत है। अगर मैं एक स्फेयर बनाता है, ऐसा कुछ स्फेयर बना देता आर रेडियस का, तो दिक्कत क्या है, अब भाई इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E1 होगी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड E2 होगी, क्या सेम होगी? क्या भाई ये डिस्टेंस तो कम हो गई। ठीक है, दूसरा देखो यहाँ पे एरिया DA की डायरेक्शन ये और E की डायरेक्शन भी ये, बट यहाँ देखो DA की डायरेक्शन तो सरफेस तो ऐसा ना, ये सरफेस तो ऐसा है ना परपेंडिकुलर, और E की डायरेक्शन ये, E और DA के बीच में कुछ एंगल आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे देखो तो DA की डायरेक्शन ये और E की डायरेक्शन ये एंगल और बढ़ गया, यानी एंगल अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे गॉसियन स्फेयर तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बनाएंगे, गॉसियन सिलेंडर। और सिलेंडर भी कैसा बनाएंगे, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे एक सिलेंडर बनाएंगे। उसकी लेंथ आप कितनी भी ले लो, ठीक है, लेंथ होती है ना सिलेंडर की। मैंने ये एक सिलेंडर बना दिया, ऑफ एनी लेंथ L। अब ये आपके ऊपर है, बाद में ये किसी काम का भी नहीं होगा, बट उसका रेडियस R होना चाहिए। समझ में आ गया? आपने गॉसियन सिलेंडर बनाया, इसमें क्या फ़ायदा है, देखो इस सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इस डायरेक्शन में, और DA भी इस डायरेक्शन में। इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और DA भी इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है? इस सरफेस में DA भी इस डायरेक्शन में, ठीक है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। और ये स्फीयर है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और DA भी इस डायरेक्शन में। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, DA भी इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा इस सरफेस में, 0 डिग्री। अब आप बोलोगे क्लोज सरफेस के लिए तो फिर ये वाला पार्ट भी है। अब इस वाले पार्ट में देखो, अगर मैं इधर एक छोटा सा लेता हूँ सरफेस, इधर ध्यान दे अभी, अगर मैं इधर देते हैं तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और DA किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। कभी भी हमेशा ध्यान रखना, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर 90 डिग्री एंगल होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, 0 फ्लक्स होगा ही नहीं। भाई आप सिंपल सी चीज़ बताओ कि अगर लाइंस ऐसे निकल रही हैं, लाइंस कैसे निकल रही है, मान लो ऐसे निकल रही हैं, ऐसे या ऐसे ही मान लो, आपको ऐसे दिखाना, ऐसे लाइंस निकल रही है और मैंने ऐसे शीट रखी हुई, क्या इसमें से कुछ पार होगी क्या, ऐसे होनी चाहिए ना। अब ऐसे होगी तो बताओ DA की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। बट ऐसा रखा होगा तो मान लो कुछ एरिया है ही नहीं ना, लाइंस तो ऊपर से निकल गई, नीचे से निकल गई, इसमें से तो एरिया से पास ही नहीं हो रही। और दूसरा अगर देखें एंगल देखें तो DA की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90। DA यूँ, DA तो कैसा हो गया ऊपर की तरफ, क्योंकि मैं ऐसा रखा था ना शीट, तो ऊपर की तरफ, DA तो यूँ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ जा रही है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90। और ऐसे भी देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, EA cos थीटा, cos 90 कितना होता है, 0, फ्लक्स कुछ होगा नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी इस सरफेस में जितने भी फ्लक्स होंगे छोटे छोटे, वो सारे 0 होंगे। तो नेट फ्लक्स इस सरफेस में से कितना होगा, 0। तो कोई दिक्कत ही नहीं पड़ी। कईयों को लग रहा होगा नहीं यार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है। हाँ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स ही नहीं बन रहा ना। E वेरिएबल है इस वाले पॉइंट पे, बट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि परपेंडिकुलर तो फ्लक्स बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे भी ds 0, यहाँ पे भी फ्लक्स d फाई 0 और यहाँ पे भी फ्लक्स d फाई 0, यानी इस पूरी सरफेस में से फ्लक्स कितना होगा, 0। और यही चीज़ नीचे भी हो जाएगी, क्योंकि भाई इधर DA नीचे की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ। समझ में आ रहा है? तो ये 3 सरफेस में हमने जो हमारा जो गॉसियन सरफेस होगा, ये 3 सरफेस में टूट जाएगा। इस 3 सरफेस में से एक तो ये वाला सरफेस हो गया जिसको हमने कर्व्ड सरफेस बोल दिया, एक ये वाला सरफेस हो गया जिसको हमने फ्लैट सरफेस बोल दिया, और एक ये वाला सरफेस, ये भी फ्लैट सरफेस। तो 2 फ्लैट सरफेस हैं और एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाएगा अपना,
फ्लैट सरफेस की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। ठीक है, चलो अब लिखते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो फर्स्ट लिखो कंस्ट्रक्ट अ गॉसियन सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l। अब r तो हमको समझ में आ रहा है, r किस हिसाब से लिया, जितनी डिस्टेंस पे आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ठीक है। बट l किस हिसाब से लिया, l कुछ भी ले लो, l से कोई मतलब नहीं है, l बाद में आपका निपट जाएगा, खत्म हो जाएगा l। ठीक है, l का कोई रोल नहीं है, आप l 2 मीटर लो, 5 मीटर लंबा लो, बट ये तो उतना ही, रेडियस तो उतना ही होगा जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, चलो निकालते हैं। अब ये तो हो गया हमारा बस फर्स्ट केस, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या निकालना है, फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा यहाँ पे E डॉट डी एस, ठीक है, सरफेस 1 का, ठीक है, E डॉट डी एस सरफेस 1 प्लस E डॉट डी एस सरफेस 2 प्लस, इधर लिख लो, प्लस E डॉट डी एस, ठीक है, इसको क्लोज नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। ठीक है, E डॉट डी एस और सरफेस 3। तो ये 3 सरफेसेस का हमने E डॉट डी एस, इसको हमने सरफेस 1 माना, इसको सरफेस 2 माना, इसको सरफेस 3 माना। ठीक है, अच्छा, अब इनमें से मेरे को पता है सरफेस 2 और सरफेस 3 की वजह से E डॉट डी एस क्या हो जाएगा, 0। क्यों, नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा, इधर आ जाएगा E डी एस कॉस 0 प्लस E डी एस कॉस 90 प्लस E डी एस कॉस 90। ठीक है, ये थर्ड लिख लो यहाँ पे सेकंड लिख लो, सरफेस पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट इतना लिख लो, टीचर समझ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, उतार लिया, मिटाऊँ मैं ऊपर वाली लाइन। चलो, अब फर्स्ट सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पे मुझे पता नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड E, वो तो निकालना ही है, तो फाई इक्वल्स टू E कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, और सिर्फ ds आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन, प्लस कॉस 90 तो 0 हो गया, 0 और 0, कॉस 90 0 हो गया, 0 0। अच्छा, अब बताओ ds, ये छोटा सा ds है यहाँ पे, ds, अच्छा मैं कहीं बार ds लिख लेता हूँ, कहीं dA लिख लेता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, मैंने पहले बोला एरिया कोई s से भी डिनोट कर देते हैं, सरफेस एरिया को, और कभी कभी a से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये ds की डायरेक्शन है, ठीक है, ये ds था छोटा सा। अब ये ds इंटीग्रेट करोगे तो पूरा एक सरफेस मिल जाएगा। कितना होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है, क्लोज टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया, सिर्फ कर्व्ड वाले पार्ट का निकालना, टोटल ऊपर वाले पार्ट का नहीं निकालना। तो कितना होता है 2 पाई आर एल, ये होता है ना 2 पाई आर एल, तो डाल देते हम ds की जगह क्या हो जाएगा, तो फाई इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर इंटू एल, और वो तो 0 0 हो गया, यानी फ्लक्स भी आ गया हमारे पास, सेकंड पार्ट भी आ गया। सेकंड पार्ट निकालना था फ्लक्स, फाई इक्वल्स टू E इंटू 2 पाई आर एल। पिछली बार क्या था, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर में, और इसमें कितना है E इंटू 2 पाई आर एल। ठीक है, चलो थर्ड पार्ट निकाल लेते हम। थर्ड पार्ट क्या होगा, Q इनक्लोज्ड। अब बताओ, जल्दी सोचो, Q इनक्लोज्ड क्या होगा, बताओ Q इनक्लोज्ड क्या होगा, कितना चार्ज है इसके अंदर, बोलोगे नहीं पता, तो निकाल तो सकते हो ना भाई, कितना, इधर इतने, इधर से इधर तक ही है ना चार्ज, सिर्फ इतने से पोर्शन में ही है ना चार्ज, इतनी सी लेंथ में ना, कितनी लेंथ में, L लेंथ पे, और पर यूनिट मीटर कितना चार्ज होता है, लैम्डा, तो L लेंथ में कितना होगा, लैम्डा L किए थे ना हमने। अगर मेरे को चार्ज निकालना है किसी लेंथ में, तो अगर मेरे को उसकी डेंसिटी बड़ी पता है, तो लेंथ इंटू डेंसिटी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा चार्ज, लैम्डा इंटू एल नहीं हो जाएगा, तो क्यू इनक्लोज भी आ गया। चलो फोर्थ क्या है, अप्लाई गॉस लॉ, अप्लाई कर दो गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या बोलता है कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एफ साइन नॉट होता है। ठीक है, अब बताओ फ्लक्स कितना है,
फ्लक्स तो ये आ गया E इंटू 2πRL, ठीक है, ये तो मेरा फ्लक्स आ गया। क्यू इनक्लोज कितना आया, क्यू इनक्लोज आ गया लैम्डा इंटू एल और एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट। क्या इस L से ये L कट गया क्या? मैंने पहले बोलता है L तो ऐसे कट जाएगा, कितना ही ले लो, तो L से L कट गया। अब 2πr को नीचे ले जाएं क्योंकि E निकालना था, ठीक है, तो E निकालना था, 2πr को नीचे ले गया तो लैम्डा 2πr एप्सिलॉन नॉट, और मैं जनरली इसको ऐसे लिख लेता हूँ लैम्डा 2π एप्सिलॉन नॉट r, और प्रूफ हो गया। ठीक है, इजी है चारों स्टेप्स, तो ज़्यादा टफ नहीं है। गॉस थ्योरम ने आपका इजी कर दिया, तो कोई इंटीग्रेशन नहीं लग रही, कोई कुछ नहीं लग रहा, बिना इंटीग्रेशन सिर्फ एक गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, नहीं तो बड़ा दिक्कत होती। अगर मैं वो छोटे छोटे dx की वजह से निकालता ना इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होता, ये dq जो है इधर बनाता, ये dq इधर बनाता, ये dq इधर बनाता, ये सारे de d इनके बीच का एंगल इंटीग्रेशन करना बहुत टफ। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सारे, तो ये बड़ा टफ हो जाता। बट गॉस थ्योरम ने मेरे को कोई इंटीग्रेशन करना नहीं पड़ा, 4 स्टेप्स हैं इजी से। पहला गॉसियन सरफेस बनाना है, अब आपको रट जाना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए स्फीयर बनाया था, जब लीनियर चार्ज आएगा तब आपको सिलेंडर बनाना है। सिलेंडर में 3 सरफेस होगी, जो फ्लैट सरफेस होगा उनमें से फ्लक्स 0 होगा, सिर्फ कर्व सरफेस में से होगा। जब हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फ्लक्स निकाला था तब था E इंटू 4πr², स्फीयर का एरिया 4πr², और जब हमने इसकी वजह से निकाला है तो E इंटू 2πRL, इसका कर्व सरफेस एरिया 2πRL, तो इंटू 2πRL फ्लक्स आ गया, उसको क्यू इनक्लोज के बराबर कर देंगे, क्यू इनक्लोज निकाल देंगे और फिर अप्लाई कर देंगे गॉस थ्योरम, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर भी मैंने लैम्डा एल लिखा, एल से एल कट गया और ये 2πr, ठीक है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। तो ये 2 एप्लीकेशन मैंने कर दिए। कल हम पढ़ेंगे बाकी की एप्लीकेशन, बाकी 3 एप्लीकेशन है और तीनों एप्लीकेशन में कुछ पार्ट्स भी हैं। तो कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी, अगर कल में लेक्चर ख़त्म करेंगे तो मे बी ऑलमोस्ट 1 घंटे तक पहुंच जाएगी वो क्लास। ठीक है, तो उसमें ध्यान रखें, पहले तो करेंगे हम एक चार्ज्ड शीट की वजह से, और ये इन्फिनाइट लेंथ की होगी चार्ज शीट, इन्फिनाइट लेंथ की, बहुत बड़ी, ये छोटी सी नहीं, जैसे वायर इन्फिनाइट लेंथ का था ना ऐसा, उसकी वजह से कितना होगा अभी बता देता हूँ, याद रखें, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज सिग्मा? क्योंकि इसमें भी चार्ज थोड़ी दिया होगा इन्फिनाइट लेंथ का, इसकी डेंसिटी दी होगी, तो सिग्मा इसकी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा होगी ना एरियल चार्ज डेंसिटी, से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो एक तो ये कर लेंगे। इसके बाद इसमें ही थोड़े से केस बनेंगे, 2-3 केस करेंगे कि 2 शीट्स रख दिया आपने, मान लो ये एक शीट ये और एक शीट ये, एक प्लस की, दोनों प्लस प्लस रख दिया, तो बीच में कितना होगा, इधर कितना होगा, तो कुछ केसेस बन जाएंगे। एक प्लस और एक माइनस शीट में कितना होगा, ठीक है, ये कुछ केसेस बनेंगे, वो देख लेंगे। इसके अलावा अब मैं क्लास जब कल ही पढ़ना है तो कल ही बताऊंगा, बट वैसे बता देता हूँ, एक स्फीयर लेंगे, हॉलो स्फीयर, अगर वो चार्ज्ड है तो बताओ इसकी वजह से यहाँ कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी और यहाँ कितनी होगी, अंदर कितनी होगी, अंदर सरफेस पे और बाहर। और यही चीज़ अगर वो एक सॉलिड चार्ज है, इंसुलेटर का बना हुआ, तो यहाँ कितनी होगी, यहाँ कितनी होगी, अंदर कितनी होगी। ठीक है, तो बस यही हमारे लास्ट टॉपिक्स है, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक टॉपिक है। ठीक है, वो और डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और अगर कुछ छोटी मोटी चीज़ें मेरे को लग नहीं रहा बच गई हैं तो वो एक बार डिस्कस कर लेंगे, प्लस न्यूमेरिकल्स को अलग से जो हम कर ही रहे हैं तो उसमें निपटा देंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट हो जाएगा। तो रेगुलरली वीडियोस को देखें और इनको रिपीट करते रहें, प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करते रहें, और चैप्टर ईजिली ख़त्म हो जाएगा, ईजी सा चैप्टर। ओके, थैंक यू।